भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले भगवान बैजनाथ जी को प्रणाम करता हूं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण आज भी मैं जनेऊ पहनता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण आज भी हम रक्षा बांधते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम इसलिए करता हूं, उन्हीं के कारण हमारी बहनों के मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हमारे पास जनेऊ है। कोई पाटिल है, कोई पटेल है, कोई देशमुख है, कोई देश पांडे है, कोई ठाकरे है, कोई पटनायक है। हम जो कुछ भी हैं आज, वो केवल दो महापुरुषों के कारण है, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। और भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन दो प्रमुख थे। इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारा कुछ नहीं है। योगदान किसका है? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे आपसे लगातार मैं संपर्क करूंगा। प्लीज केवल कान को मत उपयोग करिए, मुंह का भी उपयोग करिए। हम कोई बौद्धिक करने नहीं आए हैं, हम आपसे डायलॉग करने आए। और डायलॉग एक तरफा नहीं होता, डायलॉग। इसलिए जब भी मैं कुछ पूछूं तो जोर से उत्तर दीजिए। यह वीडियो लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, तो कम से कम 5 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि परली बैजनाथ में कार्यक्रम हुआ था, सामने के लोग कैसे थे, उनकी आवाज कैसी थी। और हमारे साथी राजकमल जी आपका चेहरा भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे, तो आपका चेहरा भी आना चाहिए, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। चेहरा तो वहां से दिखा देंगे, लेकिन आवाज आपकी यहां तक आनी चाहिए। आज मुझे भाग्यनगर में रहना था, आज मेरा कार्यक्रम तय था। कल का मेरा कार्यक्रम नांदेड़ में तय था और आज का भाग्यनगर में था, लेकिन आप लोगों से मिलना था, भगवान बैजनाथ का दर्शन करना था। शायद इसीलिए हमने भाग्यनगर का कार्यक्रम कैंसिल किया। भाग्यनगर से शर्मा जी आए हुए हैं, कहीं ये पीछे बैठे भी हैं। ये भाग्यनगर से इसी कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हुए हैं, और यही इन्होंने हमारा कार्यक्रम भाग्यनगर में रखा हुआ। तो कोई बात नहीं, भाग्यनगर फिर आएंगे, जनवरी में आएंगे या फरवरी में आएंगे। इस वर्ष का आज मेरा 107वां कार्यक्रम है, 107 2023 का। 2023 में मैं कोई भी सैटरडे संडे मैंने अपने घर पे नहीं मनाया। पूरी गर्मी की छुट्टियां बाहर रहे, जितने गस्टेड हॉलीडे आए, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, सब में बाहर रहे। इसीलिए 365 दिन में से 150 दिन बाहर रहे, और आज हम आपके साथ 107वां कार्यक्रम कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई, मुझे पहले लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में रहते रहते पीआईएल करते रहेंगे और वहां से कुछ फैसले होते रहेंगे, उससे चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मुझे लगा कि हमारे बंधु इतने आराम तलब हैं कि इनके घर पे जाना पड़ेगा, घर घर जाके दरवाजा नॉक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा समस्या क्या है, मूल कारण क्या है, अस्थाई समाधान क्या है। और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्योधन के ननिहाल गंधार, जहां से रानी गांधारी आई थी, वहां से खत्म हो गए। राजा भरत के ननिहाल कैके, वहां से खत्म हो गए, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। बांग्लादेश से खत्म हो गए, बाकी तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए।
भारत में 750 जिले हैं, 750 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। भारत की 300 तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर में 283 तहसीलें हैं। हमारे भारत के बॉर्डर पे 283 तहसीलें हैं, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, समुद्र का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, जो बॉर्डर पे तहसीलें पड़ती हैं उनकी संख्या 283 है। 283 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली से मैं कहता रहता था ये हो गया, ये हो गया, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने कहा चलो परली बैजनाथ चलते हैं, वहां भी हम बातचीत करेंगे आप लोगों से। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। सब लोग करते हैं, आप लोग। एक मेरा आग्रह है, फेसबुक आपको 5,000 फ्रेंड बनाने की लिमिट देता है। प्लीज फेसबुक पे फ्रेंड बनाने में कंजूसी मत करिए। केवल अपने जान पहचान वालों को अपना दोस्त मत बनाइए, अपने जाति वालों को अपना दोस्त मत बनाइए, बल्कि बंगाल वालों को भी बनाइए, गुजरात वालों को भी बनाइए, महाराष्ट्र वालों को भी बनाइए, कश्मीर वालों को भी बनाइए। इसलिए बनाइए, जैसे खेत अगर खाली होता है ना, तो उसमें आम नहीं पैदा होता। क्या पैदा होता है? ऑटोमेटिक क्या पैदा होता है? बबूल। आम पैदा करने के लिए, गेहूं पैदा करने के लिए और फसल पैदा करने के लिए आपको जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, सिंचाई सब करना पड़ता है। घास पैदा करने के लिए, बबूल पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक बबूल पैदा हो जाएगा। जैसे आपका ड्राइंग रूम कितना भी लॉक हो, बढ़िया दरवाजा बंद हो, आप 1 महीने के लिए अपना घर बंद करके छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद खोलेंगे, आपको अंदर धूल मिलेगी। तो घर को गंदा करने के लिए धूल फेंकने की जरूरत नहीं है। आप घर को कितना भी लॉक रखेंगे, घर में धूल आएगी आएगी। तो घर को साफ करने के लिए रेगुलर सफाई की जरूरत होती है। मैंने इसलिए कहा 1000 आप फेसबुक को यूज करिए, क्योंकि भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। आपकी अच्छी बातें, जो आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है, आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आपके मन में जो अच्छी बातें चल रही हैं उसको अपने तक मत रखिए, अपने केवल व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखिए, बल्कि उसको फेसबुक पे लिख दीजिए, जिससे परली में कोई अच्छी बात लिखी जाए तो हमें बैठे बैठे दिल्ली में हम भी पढ़ लें उसको, हरियाणा का भी आदमी उसको पढ़े। जरूरत इस बात की है कि अगर हम अच्छी चीजों को नहीं फैलाएंगे, बुरी चीज अपने ऑटोमेटिक फैल जाएगी, उसको रोक नहीं पाएंगे। कल मैं औघा नागनाथ गया था दर्शन करने। कल शाम को मेरा कार्यक्रम नांदेड़ में था और आज मैं परली बैजनाथ का दर्शन किया। ये दोनों जो ज्योतिर्लिंग जहां पे हैं, इनको मुझे देख के समझ में आया कि इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। दोनों पवित्र मंदिर हैं, दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों पहाड़ियों के बीच में हैं। अगर सरकारों ने एक औघा नांदेड़ परली कॉरिडोर बना दिया होता, औघा नागनाथ को नांदेड़ होते हुए परली बैजनाथ को 4 लेन के एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया होता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां आने वाले यात्रियों की संख्या कम से कम 100 गुना बढ़ जाती, कम से कम 100 गुना बढ़ जाती। और जब आने वाले यात्रियों की संख्या 100 गुना बढ़ जाती तो रोजगार भी 100 गुना बढ़ जाता, यहां के क्षेत्र के लोगों की इनकम भी बढ़ जाती, और इनकम बढ़ने के साथ साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ती। गुजरात, बंगाल, बिहार सब लोग आते, आराम से देखते। और भारत की संस्कृति को मजबूत करना, भारत की परंपरा को मजबूत करना, यही तो सरकार की ड्यूटी होती है। अल्टीमेटली सरकार को करना क्या है? सरकार को इस संविधान के अनुसार चलना है।
ये संविधान भारत का है, और संविधान भारत का है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय वेद, भारतीय पुराण, हर एक भारतीयता को बढ़ाना ये सरकार की ड्यूटी है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल मैं दिल्ली जा रहा हूं और अगले हफ्ते मैं प्रयास करूंगा कि परली बैजनाथ, नांदेड़ और औंघा नागनाथ, इसको जोड़ने के लिए एक योजना बनाई जाए। नांदेड़ को दोबारा फिर से एयर कनेक्टिविटी दिया जाए, कम से कम वहां हम लोग फ्लाइट से आ सके। और कल मैं ना वहां गया गुरुद्वारे पे तो देखा कि बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। आप जरा सोचिए, नांदेड़ लोग आते भी हैं, हालांकि अभी फ्लाइट नहीं है, ट्रेन से आ रहे हैं। अगर 4 लेन से जुड़ जाए ये परली, तो आदमी आएगा, 2 घंटे में आएगा, दर्शन करेगा, 2-3 घंटे में लौट जाएगा, आराम से नांदेड़ चला जाएगा। तो जितने लोग नांदेड़ आते हैं दर्शन करने, वो सब के सब औंघा नागनाथ भी जाएंगे और वो सब के सब परली बैजनाथ भी आएंगे। आराम से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट एक ट्रिप हो जाएगी, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। लोग मंदिर का दर्शन भी करेंगे, हमारे बच्चे, अगली जनरेशन जानेगी भी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा परली बैजनाथ मंदिर के बारे में, औंघा नागनाथ मंदिर के बारे में। आप लोग जो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हैं, हमारे सामने कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, शिवसेना के भी बंधु बैठे हुए हैं हमारे, और भी कुछ लोग हैं यहां पे, तो कम से कम अपने सांसद से बात करिए, विधायक से बात करिए। विधायक इसको विधानसभा में मुद्दा में, वहां उनको 0 आवर मिलता है, क्वेश्चन आवर मिलता है, इसको उठा सकते हैं। सांसद को 0 आवर मिलता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर मिलता है, सांसद वहां उठा सकते हैं। लेकिन दर्शन करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, आपके सांसद मुद्दा उठाएं चाहे ना उठाएं, आपके विधायक मुद्दा उठाएं चाहे उठाएं, मैं उठाऊंगा, और सरकार नहीं मानेगी तो मैं इसके लिए PIL भी करूंगा, ये गारंटी देके जाता हूं। कल मुझे वहां बड़ी तकलीफ हुई औंघा नागनाथ में। वहां मैंने जाके देखा तो, आप लोगों में जो गए होंगे पता होगा, ऐसे नीचे जाना पड़ता है। किसी समय औरंगजेब के डर से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को छिपाया गया। अरे औरंगजेब चला गया, अब क्यों छिपा के रखा हुआ है आज भी? और एक लेडी थी वहां पे, दर्शन करके निकल रही थी, मुझे लगा इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसको इतना पसीना हो रहा था वहां अंदर जाके बाहर निकलने में, और सच्चाई तो यह है कि मुझे भी वहां घबराहट हो रही थी। ऐसा वो बना हुआ है, और अभी तो बहुत भीड़ नहीं थी, सावन के महीने भगवान जाने वहां क्या हाल होता होगा। तो कम से कम जो ऊपर जहां पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, अगर उनको न भी उठाया जाए, उनको वहीं भी रखा जाए, केवल उनके ऊपर की छत हटा दिया जाए, छत हट जाए तो भी लोग आराम से जाके, एक जाने का रास्ता हो जाएगा, एक आने का रास्ता हो जाएगा, लोग आराम से दर्शन कर लेंगे। अभी तो वहां आना जाना, वहां रुकना, आदमी को घबराहट होती रहेगी तो ध्यान कहां से करेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि यहां के आपके क्षेत्र के सांसदों, विधायकों ने इन विषयों को क्यों नहीं देखा। अरे हम आजाद हो चुके हैं, औरंगजेब का जमाना चला गया, अब हम आजाद हैं, और हमारे भोलेनाथ आज भी वहां नीचे बैठे हुए, उनको आजाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको उस गुफा से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ये हमारी ड्यूटी है। आज मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि विषय क्या रखूं। विषय तो बहुत है। विषय ये मैं कह सकता हूं कि भारत को बदलने के लिए बहुत काम करने की जरूरत। वास्तव में जिस चीज पे सबसे पहले काम होना चाहिए था, उस पे काम ही नहीं हुआ। इको बहुत ज्यादा आ रही है, इसका साउंड आप उधर कर दीजिए, हमारी तरफ आ रही है ना, इसका मुंह उधर घुमा दीजिए, दोनों साउंड का मुंह उधर घुमा दीजिए। भारत में किसका राज है? जरा जोर से बोलिए, किसका राज है भारत में?
भारत में किसका राज है? कानून का राज है। किसका राज है? और जिसका राज है वही घटिया है। जिसका राज है वो क्या है? तो जब कानून घटिया है तो राज घटिया हुआ कि नहीं घटिया हुआ? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका तेल मसाला घटिया हो, अच्छा खाना बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। यहां दो डॉक्टर भी बैठे हुए, सर्जन है, आपको बहुत अच्छी सर्जरी करनी आती हो, आपके ऑपरेशन थिएटर का सामान घटिया हो, सर्जरी सफल हो सकती है क्या? ये डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर हरीश सिंह जी, डॉक्टर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी दवा नकली हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। जैसे ड्राइवर अच्छा हो लेकिन दवा गाड़ी खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती, ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। और यही कारण है हमारे देश में आज भी घूसखोरी भी है, जमाखोरी भी है, मिलावटखोरी भी है, कालाबाजारी भी है, नशा तस्करी भी है, मानव तस्करी भी है, सोना तस्करी भी है, चंदन तस्करी भी है, माओवाद भी है, नक्सलवाद भी है, कट्टरवाद भी है, जिहाद भी है, मजहबी उन्माद भी है, धर्मांतरण भी है, घुसपैठ भी है, आतंकवाद भी है, सारी समस्याएं। और जितनी समस्याओं का मैंने नाम लिया है इसमें कोई भी लाइलाज नहीं है, हर समस्या का इलाज है। अगर सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती और भारत के हर कॉलेज में सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? आपके क्षेत्र में भी बिक रहा हो। डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देखने में वो सिगरेट होती है, सिगरेट के अंदर गांजा भरा होता है, अफीम भरी होती है, चरस भरी होती है। ये बिकता है कि नहीं बिकता? हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है कि नहीं? हमारे अब आने वाली पीढ़ी नशेड़ी हो जाएगी तो धर्म कहां से सीखेगी, धर्म रक्षा कहां से करेगी? जब वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, मानसिक रूप से कमजोर हो गई तो उसको क्या याद रहेगा? सनातन क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है? सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी की हिम्मत पड़ी थी वहां गांजा बेचने की, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। और जिसकी हिम्मत पड़ी थी अपने भारत का ही था, उसने भारत में 900 ग्राम गांजा लेके जा रहा था, भारत का रहने वाला था, सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा उसके पास पाया गया, उठा के फांसी दे दिया। 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी दिया। अब दोबारा सिंगापुर में फिर कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? बोले जरा, है हिम्मत किसी की? इसलिए मैं कहता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। केवल भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये जो नेचुरल आपदाएं हैं इनको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण घटिया कानून है। इसका मतलब यह हुआ कानून को बदल के, कानून नया बना के भारत की 80% समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, इसका मतलब यह हुआ 80% समस्याओं का समाधान मुफ्त में हो सकता है। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, यह भी याद रखिए। आज मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं, मुझे कई डॉक्टर यहां दिख रहे हैं। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है जब डॉक्टर दवा बदलता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, शरीर के अंदर टैबलेट जाती है, शरीर के अंदर वैक्सीन जाती है, शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता। तो अगर भारत में कोई समस्या है, अगर हमारे थाने दलाली के अड्डे बने हुए, हमारी तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है,
हमारा नगर निगम दलाली का अड्डा बना हुआ है। हमारे सारे गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए। और भ्रष्टाचार कैसे, पता नहीं आप लोगों ने टीवी में देखा कि नहीं देखा। आज एक सांसद के पास 200 करोड़ रुपए कैश मिला और अभी काउंटिंग चल रही है, और उसके पास 200 करोड़ मिला है, जिसने इलेक्शन के टाइम में बताया था कि हमारे ऊपर 2-2.5 करोड़ का कर्जा है। इलेक्शन के समय 2.5 करोड़ का कर्जा था, अभी 200 करोड़ रुपए कैश है। तो कुछ फार्म हाउस भी होगा, कुछ फ्लैट भी होगा, कुछ बंगलो भी होगा, एक आध बियर बार भी होगी, एक आध हुक्का बार भी होगी, एक आध डांस बार भी होगा, ये भी तो होगा साथ में। भारत की 50% समस्याओं का रूट काज भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। 75 लाख करोड़ केंद्र और राज्य का टोटल बजट। इस 75 लाख करोड़ का लगभग 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। और ये 15 लाख करोड़ आसमान से नहीं आता, ये 15 लाख करोड़ आप ही सब देते हो। कोई इनकम टैक्स के रूप में देते हो, कोई टीडीएस के रूप में देते हो, कोई जीएसटी के रूप में देते हो, कोई वैट के तरीके से देते हो। देने वाले कौन है? जोर से बोलिए, अरे बोलिए, हम देते हैं भाई। ये जो 15 लाख करोड़ रुपए जा रहा है, ये आप ही की जेब से जा रहा है। लेकिन रुक इसलिए नहीं रहा है, बुरा मत मानना, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 5 करोड़ लोग देखेंगे तो हम सबकी बात करते हैं। ये रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कानून नहीं बदला जा रहा है। आज भी भारत 1860 के इंडियन पिनल कोड से चल रहा है, जो मैकाले ने बनाया था 1860 में। सब बदल गया। एक्सप्रेसवे बन गए, हाईवे बन गए, चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, अग्नि मिसाइल बन गई, ब्रह्मोस बन गई, सूर्य पे जाने की तैयारी, ये सब हो गया। लेकिन 1860 का कानून नहीं बदला। पुलिस का भ्रष्टाचार इसलिए चल रहा है कि 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदला। भ्रष्टाचारियों को सजा इसलिए नहीं हो रही है कि 1872 का एविडेंस एक्ट नहीं बदला। और कानून बदलने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा, कोई है लागत? अरे कानून बनाने के लिए तो इतने सारे सचिव बैठे हुए हैं, पूरा मंत्रालय चलता है। कानून मंत्रालय का काम क्या है?